सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए मित्रों, अपन रीट एग्जाम 2022 के लिए जीव विज्ञान पढ़ रहे थे और इसमें ये आज अपना चौथे नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैंने जीव विज्ञान से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने सजीव, निर्जीव और सूक्ष्म जीवों के बारे में कंप्लीट तरीके से पढ़ा दिया है। आज का जो अपना जीव विज्ञान का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पौधों के प्रकार, जिसमें अपन ये पढ़ेंगे कि क्या क्या पौधों के प्रकार होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषता होती है और क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। देखिए पौधों के प्रकार। देखिए मित्रों, आपकी जो आरबीएससी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 3 फैक्ट दे रखे हैं। देखिए कि सबसे छोटा जो पुष्पी पौधा है उसको नाम है वुल्फिया। मोटाई में सबसे जो बड़ा पेड़ है उसका नाम है जर्मन शेरमन और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सिकोमा डेंड्रोन गिगेंटियम। क्या है? सिकोमा डेंड्रोन गिगेंटियम। और लंबाई में जो सबसे बड़ा पेड़ है उसको कहते हैं सफ़ेदा और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो यूके लिप्टस। तो ये इन 3 फैक्ट को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। रीट में इसी प्रकार के फैक्ट पूछे जाते हैं। एक बार वापस सुनिए। सबसे छोटा पुष्पी पौधे का नाम क्या है? तो वुल्फिया करना। और मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो वो जर्मन शेरमन है। लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ कौन है? तो वो सफ़ेदा। तो इन 3 नाम को आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि आकार के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आकार के आधार पर पादपों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से हैं? देखिए एक पहला हो जाएगा शाख, दूसरा है क्षूप या झाड़ी, तीसरा हो जाएगा वृक्ष। अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक के बारे में, क्या क्या इनकी विशेषता होती है और क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं शाख के बारे में। देखिए इनकी विशेषता यह है कि ये कम ऊंचाई के पादप होते हैं। शाकी जो पादप होते हैं उनकी ऊंचाई कम होती है। दूसरी बात क्या है, इनका जो तना होता है वो हरा होता है। ठीक है। अब कौन कौन से इनके उदाहरण हैं? देखिए पहला है चावल, हल्दी, मिर्च, टमाटर, गेहूं और तुलसी। तुलसी को विशेष तौर पर याद रखना कि यह भी एक शाकीय पादप होता है। तो अक्सर इनको इस प्रकार याद रख सकते हो, जो भी खेतों के अंदर जो भी फसलें या सब्जियां होती है वो सारा के सारा शाकीय पादपों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो शाकीय पादपों को। अगला देखिए पादप, देखिए क्षूप या झाड़ी। देखिए इनकी विशेषता यह है कि ये इनकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 6 मीटर इनकी औसत ऊंचाई होती है। इनका जो तना होता है वो काष्ठीय तना होता है और शाखाएं जो होती है तने के आधार से निकलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इस प्रकार से मान लीजिए कि ये इस भूमि पर, मान लीजिए कि ये इस प्रकार से कोई भी एक पादप होगा, ये क्षूप या झाड़ी का। तो अब जो भी इसकी शाखाएं निकलेगी ना वो इसके आधार से निकलेगी। इसका आधार यहाँ पर है तो यहाँ से इस प्रकार से शाखाएं निकलती है इस प्रकार से। और ये सभी शाखाएं जो है एक झाड़ी का रूप बना देती है। इस प्रकार सारी की सारी शाखाएं निकलती है इसके आधार से। तो इनकी ये एक विशेषता है कि इनका जो तने की जो औसत ऊंचाई होती है वो 6 मीटर होती है। इनका तना काष्ठी होता है और शाखाएं जो होती है वो तने के आधार से निकलती है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से इनके उदाहरण हैं। तो सबसे पहला इसका उदाहरण है गुलाब, बेर, केर और मेहंदी। इन 4 उदाहरणों को आप विशेष तौर पर याद रखना। ये आरबीएससी की पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखे हैं। अब देखिए अगला है, देखिए वृक्ष। वृक्ष। तो वृक्ष जो बड़े बड़े जो पेड़ है आपके आसपास में उनको वृक्षों की श्रेणी में रखते हैं, जिनका मोटा तना होता है, विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती है इनके ऊपर और ये ग्रीष्म और बसंत ऋतु में पुष्पित भी होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं वृक्षों की। और उदाहरण आप अक्सर ये जानते ही, आपके ये नीम है, आम है, बरगद है, पीपल है, ये सारे के सारे क्या है? वृक्ष है। तो वृक्षों को तो आप अक्सर जानते हो। तो इस प्रकार आकार के आधार पर पादपों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है और वो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि शाक, क्षूप या झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। अब अपन पढ़ते हैं आगे। देखिए आयु के आधार पर पादपों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। देखिए आयु के आधार पर पादपों के प्रकार। तो आयु के आधार पर पादपों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं? देखिए 1 वर्षीय पादप, 2 वर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप। ठीक है। तो ये 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1 वर्षीय पादप। 1 वर्षीय पादप से तात्पर्य होता है कि ऐसा पादप जिसका जीवन काल 1 वर्ष होता है, यानी 1 वर्ष के बाद इसका तना हरा नहीं रहता है, वो सूख जाता है। तो ऐसे कौन कौन से पादप हैं? जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है और सरसों। ये जो पादप है वो 1 वर्षीय पादप है। इनको विशेष तौर पर याद रखना है आपको। ये सारे के सारे उदाहरण आरबीएससी के उदाहरण हैं। अब 2 वर्षीय पादप क्या है? 2 वर्षीय पादप से तात्पर्य होता है कि ऐसे पादप जिनका अधिकतम जीवन काल 2 वर्ष तक होता है। 2 वर्ष के बाद इनका तना सूख जाता है। ये 2 वर्ष तक हरे भरे रह सकते हैं। कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं? देखिए प्याज है, पत्ता गोभी है और गाजर। ये जो है द्विवर्षीय पादप है। अब बहुवर्षीय पादप किसे कहते हैं? कि ऐसे पादप जिनका जीवन काल 2 या 2 से अधिक वर्ष का हो वो बहुवर्षीय पादप कहलाते हैं। जैसे याद रख सकते हो कि नीम, चीड़ और बरगद। तो इनके अलावा आपको कोई अदर उदाहरण याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक के उदाहरण है। इनको तो आप विशेष तौर पर याद रखनी है क्योंकि इनके अंदर भी से ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब अपन अगला देखें कि आरोहण के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि आरोहण होता है क्या। आरोहण से तात्पर्य होता है कि ऐसे पादप जिनका तना अत्यंत कमजोर होता है, बहुत ही कोमल होता है।
तो इनका तना बहुत ही कमज़ोर होने के कारण क्या होता है कि इनको जो वृद्धि करने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो सहारे के आधार पर जो है पादपों को अपन कितने भागों के अंदर बांटते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी आरोहण के आधार पर पादपों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है देखिए आरोही लता और दूसरी हो जाएगी वल्लरी लता। अब देखिए इनको लता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका तना अत्यंत कमजोर होता है और इस प्रकार की जो होती है ये लताएं होती है। आरोहण के आधार पर पादपों में दो प्रकार की लताएं होती है। कौन कौन सी है? पहली है जो होगी आरोही लता और दूसरी हो जाएगी वल्लरी लता। अब इनके एक एक के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या इनकी विशेषता होती है और क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आरोही लता। देखिए आरोही लता, इन दोनों को मैंने कंपैरिजन करके पढ़ाया ताकि आपको याद जल्दी से हो और इनके अंदर अंतर समझ में आ जाए। देखिए आरोही लता जो होती है इसकी जो वृद्धि होती है वो ऊर्ध्व वृद्धि होती है और ऊर्ध्व को आप एक सिंबल के माध्यम से याद रख सकते हो कि ये ऊपर की ओर वृद्धि करती है। यानी क्या कह सकते हैं, आरोही लता जो होती है इस प्रकार वृद्धि करती है, इस प्रकार ऊपर की ओर। और जो वलरी जो लता होती है वो क्षैतिज वृद्धि करती है। अब क्षैतिज वृद्धि से तात्पर्य को मैंने इसको सिंबल के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि आरोही लता ऊपर की ओर वृद्धि करेगी और जो वलरी लता है वो क्षैतिज वृद्धि करेगी। यानी क्या कह सकते हैं कि भूमि के सारे इस प्रकार फैलेगी, भूमि के ऊपर ही, ये ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करती है। ठीक है। तो अगली विशेषता देखिए कि आरोही लता ऊर्ध्व वृद्धि करती है और वलरी जो लता होती है वो क्षैतिज वृद्धि करती है। अब देखिए आरोही लता में जो होती है प्रतान पाई जाती है। प्रतान से तात्पर्य होता है कि जब ये आरोही लता ऊपर की ओर वृद्धि करती है ना तो इनका तना तो अत्यंत कमजोर होता है, तो ये बार बार नीचे की ओर गिरता है, भूमि की ओर गिरता है। तो इनमें एक इस प्रकार की संरचना होती है कि देखिए यहाँ से जैसे इस यहाँ से निकलती है तो इस प्रकार से एक प्रतान निकलती है और ये प्रतान किसी आधार से लिपट जाती है। मान लीजिए ये आधार इससे लिपट जाएगी और इस तने को यहाँ पर स्थायी कर देगी। अब थोड़ी सी ये लता और बड़ी हो जाएगी तो यहाँ से एक और प्रतान निकल जाएगी और ये यहाँ से इसको स्थायी कर देगी। तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि जो आरोही लता होती है इनमें इनको ऊर्ध्व वृद्धि करने के लिए किसी प्रतान की आवश्यकता होती है और ये जो प्रतान होती है ना वो तना, पर्णवृंत और पत्ती का रूपांतरित रूप होती है। तो ये इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि प्रतान जो होती है आरोही लता के अंदर वो किसका रूपांतरित रूप होती है? तो ये तना, पर्णवृंत और पत्ती का रूपांतरित रूप होती है। ठीक है। और जो वलरी जो लता होती है इसमें देखिए प्रतान नहीं पाई जाती है, इसमें काट रखा है इसका मतलब प्रतान इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये भी विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना है कि आरोही लता के कौन कौन से उदाहरण आपको याद रखने हैं। देखिए अंगूर, मनी प्लांट, ककड़ी, मटर, तरोई और करेला, ये उदाहरण आपको आरोही लता के अंदर याद रखने। और जो वलरी जो लता है इसके उदाहरण याद रखने जैसे तरबूज, खरबूज और कद्दू। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि आरोहण के आधार पर दो प्रकार के पादप होते हैं, आरोही लता और वलरी लता, और इसके उदाहरण याद रखने और इसकी विशेषता याद रखनी कि आरोही लता ऊर्ध्व वृद्धि करती है, इसमें प्रतान पाए जाते हैं, जबकि ये क्षैतिज वृद्धि करती है, इसमें प्रतान नहीं पाए जाते हैं। और ये उदाहरण आरोही लता के आपको याद रखने हैं और ये उदाहरण जो है आपको वलरी लता के याद रखने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं अगला। देखिए आवास के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आवास के आधार पर पादपों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से है? देखिए पहला है देखिए जलोदीपित पादप और दूसरा हो जाएगा स्थलीय पादप। अब इसमें कौन से? देखिए जलोदीपित पादप से तात्पर्य होता है कि ऐसे पादप जो जिनका जीवन जो होता है वो इसमें जल में व्यतीत होता है और ये स्थल पर पाए जाते हैं। तो ये जल में उगते हैं और ये स्थल पर उगते हैं। अब देखिए कौन कौन से ऐसे पादप है जो जल में उगते हैं। देखिए जैसे जलकुंभी, वुल्फिया, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, आइकोर्निया, सेजिटेरिया और रेनकुलस। ये जो पादप होते हैं ये क्या है होते हैं, जल में पाए जाते हैं। देखिए इनके बारे में अपन विस्तार से अनुकूलन वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे कि जलोदबित पादप क्या होता है, क्या क्या इनकी विशेषता होती है, क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं। तो उदाहरण तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे यहाँ पर सम्मिलित कर लिए, तो आपको वहाँ पर उदाहरण नहीं पढ़ने होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार वहाँ पर भी इसको वापस पढ़ेंगे लेकिन इसको उदाहरणों को आप यहाँ पर देख लेना। ये जो है आपके सारे के सारे उदाहरण मैंने यहाँ डाल दिया कि जलोदबित पादपों के अंदर कौन से आरबीएससी एंड एनसीईआरटी के सारे उदाहरण जो है मैंने यहाँ पर सम्मिलित कर दिया कि जलोदबित पादपों के कौन कौन से उदाहरण आपको याद रखने हैं। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तकों के उदाहरण है, इनको आप विशेष तौर पर याद रखना कि जलोदबित पादप से तात्पर्य होता है कि ऐसे पादप जो जल में पाए जाते हैं, जल में उगते हैं। और स्थलीय पादप से तात्पर्य जो स्थल पर पाए जाते हैं। अब देखिए स्थलीय पादपों को भी तीन भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो देखिए समुद्रबित पादप और एक होता है शुष्क आवासीय पादप और एक होता है शीत आवासीय पादप। तो इन तीनों के प्रकार से अब अपन इनको एक एक के बारे में समझते हैं। देखिए समुद्रबित पादप से तात्पर्य होता है कि ऐसे पादप जो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की परिस्थितियाँ सामान्य होती है, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता है तो ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे नीम और बांस हो जाएगा। आप के आसपास का जो वातावरण है वो समुद्रबित वातावरण ही है। ठीक है। और जो आसपास के अंदर जो जितने भी नीम है, बबूल है, ये सारे जो पादप है वो समुद्रबित पादप के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए एक तो शुष्क आवासीय पादप। शुष्क आवासीय पादप से तात्पर्य होता है कि ऐसे पादप जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं जहाँ पर कोई पानी की बिल्कुल कमी होती है वहाँ पर।
जैसे रेगिस्तान के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे खेजड़ी है, डंटाथोर है और नागफली, ये 3 उदाहरण आपको याद रखने हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखे हैं। अब शीत आवासीय पादप कौन कौन से, ऐसे पादप जो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बर्फीले क्षेत्रों में से तात्पर्य तो जहाँ पर लगातार बर्फ जमी रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों में कौन कौन से पादप पाए जाते हैं। तो 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं, एक तो लाइकेन, एक होता है सोल्डेनेला। देखिए ये जो उदाहरण है ना, ये सोल्डेनेला अभी आपके रीट एग्जाम 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक शीत आवासीय पादप है, तो वहाँ पर बहुत सारे पादप दे रखे थे और उसमें एक ऑप्शन था सोल्डेनेला, तो आपको सोल्डेनेला पे सही करना था। तो ये अभी पूछा गया था आपके रीट एग्जाम 2021 के अंदर। तो इस प्रकार आप स्थलीय आवास के आधार पर 2 प्रकार के पादप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो जलोदपीठ, दूसरा होता है स्थलीय पादप। और इनको स्थलीय पादपों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, समुद्रविद पादप और शुष्क आवासीय पादप। देखिए शुष्क आवासीय पादप को अपन मरुदविद पादप भी कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर जो है जल की बिल्कुल कमी होती है। और एक होता है शीत आवासीय पादप, ठीक है। तो और इनके उदाहरण, इनको आपको विशेष तौर पर याद रखना है, रेट के अंदर अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पूछे जाते हैं। अब देखिए पौधों के भाग, विभिन्न भाग के बारे में आज अपन इनके बारे में एक नॉर्मल जान कर लेते हैं कि पौधों के कितने कितने भाग होते हैं, क्या क्या इनके जो मतलब भागों को पढ़ने के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कल अपन भागों के बारे में पढ़ेंगे, आज तो इसके बारे में एक नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं। देखिए पादपों के भाग, पौधों के विभिन्न भाग। देखिए पौधों के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल, ये 5 भाग होते हैं, ठीक है। और देखिए और पादपों के इन भागों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर करते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं अकारिकी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पादपों के कितने भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। इनके अलावा पादप के कोई अदर भाग नहीं होता है, और इनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर करते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। अब देखिए आपको कुछ टर्म याद रखनी है। देखिए मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए बीज 2 प्रकार के होता है, एक तो होता है एक बीज पत्री और दूसरा होता है बीज होता है द्विबीज पत्री। इसमें 2 बीज पत्रक पाया जाता है। देखिए ये 2 बीज पत्रक हो, एक बीज पत्रक ये हो गया, 2 बीज पत्रक। और एक बीज पत्री जो बीज होता है उसमें केवल एक ही बीज होता है, एक ही बीज होता है, और इसमें 2 बीज पत्रक पाए जाते हैं। देखिए जब द्विबीज पत्री पादप का जो अंकुरण होता है तब इसका एक बीज पत्रक तो चला जाता है इधर और दूसरा बीज पत्रक चला जाता है इधर, और इसके बीच में क्या होती है, यहाँ पर एक कली होती है, ठीक है। अब इस कली के जिस भाग से जड़ें विकसित होती है उसको क्या कहते हैं, मूलांकुर। तो मूलांकुर आपको समझ में आ गया होगा। और इस कली के जिस भाग से तना विकसित होता है उसको क्या कहते हैं, प्रांकुर। तो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर मूलांकुर से एक मुख्य जड़ निकलती है और इसके चारों तरफ जो है छोटी छोटी जड़ें और पाई जाती हैं। तो इस मुख्य जड़ को तो कहते हैं मुख्य जड़ी, और इसके चारों तरफ जो ये छोटी छोटी ऐसे जड़ें जो होती है इनको कहते हैं द्वितीयक जड़ें, और इनको पूछताछ जड़ों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पूछताछ जड़ें। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गए होगा कि प्रांकुर क्या होता है, मूलांकुर क्या होता है, मुख्य जड़ क्या होती है और द्वितीयक जड़ें क्या होती है। अब अपन पढ़ते हैं तने के बारे में। देखिए तना जो होता है ना, इसके बीच बीच में जो गांठे जैसी जो संरचना होती है, इन गांठों जैसी संरचनाओं को कहते हैं पर्व संधि। और 2 गांठे जैसी संरचनाओं के बीच में जो ये पोरी जैसी जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। और पर्व संधि से, देखिए सॉरी, देखिए इस गांठे जैसी संरचना को तो कहते हैं पर्व संधि, और 2 पर्व संधियों के बीच में जो ये पोरी जैसी जो संरचना होती है इसको क्या कहते हैं, पर्व। और पर्व संधि से जो शाखा निकलती है उसको क्या कहते हैं, पर्व शाखा। और जो तना होता है ना उसके ऊपर ही ऊपर एक कली होती है जिसको क्या कहते हैं, शीर्षस्थ कली। और ये कली जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो है ये पादप जो है बड़ा बड़ा होता जाता है। तो ठीक है, ये आपको सब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब अपन पादपों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे ना तो ये सारी की सारी बार बार यूज आएगी कि पर्व क्या होता है, पर्व संधि क्या होती है, मूलांकुर क्या होता है, प्रांकुर क्या होता है, द्वितीयक जड़ें क्या होती है और मुख्य जड़ें क्या होती है। तो इसको मैंने इस चित्र के माध्यम से समझाया ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो समझ में आ गया होगा कि जैसे द्विबीजपत्री जो बीज होता है, जब उसका अंकुरण होता है एक बीजपत्रक इधर चला जाता है, दूसरा बीजपत्रक इधर चला जाता है, बीच में होती है कली। कली के जिस भाग से जड़ें विकसित होती है उसको कहते हैं मूलांकुर, और जिस भाग से तना विकसित होता है उसको कहते हैं प्रांकुर। और तने के अंदर जो गांठे जैसी संरचना होती है, जैसे गन्ने के अंदर देखना, गन्ने के अंदर बीच बीच में गांठे जैसी जो संरचना होती है उसको कहते हैं पर्व संधि। और पर्व संधि के बीच में जो ये पोरी जैसी जो संरचना होती है इसको कहते हैं पर्व। और पर्व संधि से जो शाखा निकलती है उसको क्या कहते हैं, पर्व शाखा कहते हैं। और तने के ऊपर जो एक कली होती है जिसको कहते हैं शीर्षस्थ कली, और इसके आधार पर जो है तना जो लगातार बढ़ता हुआ रहता है। अभी देखिए ये कुछ इस प्रकार समझना है आपको। देखिए एक होता है मूल तंत्र, ठीक है, ये देखिए ये तना होता है, तना। तो यहाँ पर होती है धरती, जमीन हो गई। तो इस जमीन के ऊपर वाला जो क्षेत्र, ये जो जितना भी भाग होता है इसको कहते हैं प्रोतंत्र। और ये इस जमीन से जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, मूल तंत्र। तो अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए
पहले पढ़ते हैं मूल तंत्र। मूल तंत्र यानी जमीन से जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं मूल तंत्र। तो इसको अवरोही भाग कहते हैं और दूसरा इसको भूमिगत भाग कहते हैं। भूमिगत भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूमि के अंदर रहता है। और अवरोही भाग से तात्पर्य होता है कि ऐसा भाग जो घटता हुआ रूप। देखिए जड़ें यहाँ तो होती है, बहुत बड़ी बड़ी फैली होती है, लेकिन जैसे जैसे अपन जमीन के अंदर अंदर की ओर जाते हैं ना, तो ये जड़ें जो क्या होती है वो कम होती जाती है। इस प्रकार ये शंकु का रूप धारण कर लेती है, इस प्रकार ये ट्राइंगल का रूप। तो इस प्रकार ऊपर तो बहुत फैली रहती है, लेकिन नीचे की तरफ जाने पर ये जड़ें जो होती है वो घटती जाती है। इस प्रकार ये घटता हुआ रूप यानी अवरोही भाग कहलाता है, इसी कारण इसको अवरोही भाग कहते हैं। एक होता है देखिए प्रोतंत्र। प्रोतंत्र को आरोही भाग भी कहते हैं और इसको कहते हैं बाहरी भाग, क्योंकि बाहर की ओर होता है, ये तो जमीन के अंदर थोड़ी ना होता है, बाहर होता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? बाहरी भाग कहते हैं। और इसको आरोही भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए तना जो होता है, देखिए इसके आधार के पास तो देखिए इतना सा छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे तना ऊपर की ओर जाता है तो ये क्या होता है कि बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ रूप, तो इसको आरोही भाग भी कहते हैं। तो इस प्रकार दोनों आपको समझ में आ गए होगा कि जो मूल तंत्र होता है इसको अवरोही भाग कहते हैं और इसको भूमिगत भाग भी कहते हैं। और दूसरा जो प्रोतंत्र होता है इसको आरोही भाग कहते हैं और इसको जो है बाहरी भाग भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी। पादप कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं। और कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि पौधों के विभिन्न भाग क्या हैं, क्या क्या इनकी विशेषता होती है और क्या क्या इनके उदाहरण होते हैं। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कल वाले वीडियो में। अभी वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ।